गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसमें आज अपना टॉपिक है हृदय, हार्ट, बाह्य व आंतरिक संरचना। यानी अब रुधिर हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हार्ट ही है जो हमारे पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेट करने का कार्य करता है और ब्लड के थ्रू ही विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ और प्राणदायी वायु ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे शरीर के अंदर परिवहित होती है। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे हृदय है वो किस प्रकार निर्मित होता है, कहाँ पाया जाता है और उसकी किस प्रकार बाह्य व आंतरिक संरचना होती है। एग्जाम के अंदर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना को सचित्र समझाइए। पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के लेवल से, और हम कहेंगे हमारे शरीर की जो इंटरनल जानकारी है उसके लिए भी हार्ट की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे हृदय की जो उत्पत्ति होती है वो मीजोडर्म से होती है। मीजोडर्म उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है? मीजोडर्म होती है। मीजोडर्म क्या है? आपको पता है कि जो भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, जिनके द्वारा क्या होता है किसी भी जीव के शारीरिक अंगों का विकास होता है। कुछ ऐसे अंग होते हैं जो एक्टोडर्म से निर्मित होते हैं, कुछ मीजोडर्म से होते हैं, कुछ एंडोडर्म से निर्मित होते हैं, जिसको हम 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो हमारे हृदय की जो उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है? मीजोडर्म से होती है, या हमारा हृदय है वो मीजोडर्मल होता है। और यह एक पेशी जनित हृदय होता है। कैसा है? पेशी जनित, या जिसको मायोजेनिक कहा जाता है। हृदय 2 प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कुछ है वो न्यूरोजेनिक होते हैं, जिनकी उत्पत्ति है वो न्यूरॉन्स के थ्रू होती है, तंत्रिकाओं के फलस्वरूप होती है, तो वो न्यूरोजेनिक होते हैं। जबकि पेशियों युक्त होता है, जैसे हमारे हृदय के अंदर हृदय पेशियां पाई जाती हैं, तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो मायोजेनिक है या पेशी जनित हृदय कहलाता है। और यह हम कहेंगे, जब हमने फेफड़ों की संरचना पढ़ी थी तो हमने बनाया था कि दोनों जो फेफड़े हैं, मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर यहाँ इस जगह पे स्थित हैं, तो दोनों फेफड़ों के मध्य जो फुफ्फुसा और फुफ्फुसी गुहा पाई जाती है, उस फुफ्फुसी गुहा के नीचे की ओर बाईं तरफ हम हृदय है वो स्थित होता है। और जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो बायां फेफड़ा होता है, बाएं फेफड़े के अंदर एक थोड़ी सी नोच पाई जाती है, खांच पाई जाती है, जिसको हृदय खांच कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि जो फुफ्फुसी गुहा होती है या दोनों फेफड़ों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, तो उस रिक्त स्थान के अंदर हमारा जो हृदय है वो स्थित होता है। और यह लगभग 300 ग्राम के समथिंग भारी होता है। लगभग एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है और इसका जो वजन है वो 300 ग्राम के समथिंग होता है। फिर हम कहेंगे कि हृदय के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है, जिसको हृदयावरण झिल्ली कहा जाता है, या उसको हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम या हृदयावरणी कहलाती है। हृदय के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है या हृदय के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम कहा जाता है। अब इस पेरिकार्डियम के अंदर की ओर मान लीजिए हम कहेंगे जैसे ये झिल्ली है, इसके अंदर की ओर जो झिल्ली पाई जाती है जिसको हम विसरल लेयर कहते हैं, विसरल परत कहा जाता है। जबकि इसके जो बाहर की ओर होती है
उसको हम क्या कहेंगे, पैराइटल परत कहा जाता है। तो ये दो परतें पाई जाती है, पेरिकार्डियम के दोनों ओर अंदर की ओर विसरल परत पाई जाती है, बाहर की ओर पैराइटल परत पाई जाती है, और इन दोनों परतों के बीच के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियम द्रव कहा जाता है, जो हम कहेंगे क्या करता है, हृदय की भित्ति को नम बनाए रखता है, तथा हम कहेंगे जब हृदय स्पंदन होता है, हार्ट बीट चलती रहती है, इसको आगे पढ़ेंगे हम हार्ट साइकिल के अंदर कि किस प्रकार हृदय के अंदर हम कहेंगे कंपन होते रहते हैं, या हृदय है वो अपन कहेंगे उसमें शिथिलन व संकुचन होता रहता है। तो उस दौरान हम कहेंगे हृदय की भित्ति को या हृदय की भित्ति के घर्षण को कम करने के लिए पेरिकार्डियल द्रव पाया जाता है या पेरिकार्डियल तरल पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि हमारे हृदय की संरचना होती है। फिर हम कहेंगे कि हृदय की जो भित्ति होती है वो पेशीय होती है, और उसमें 3 पेशीय स्तर पाए जाते हैं, जिसमें पेशीय स्तर की बात करते हैं, पेशीय स्तर जिसमें सबसे बाहर की ओर होता है उसको हम एपिकार्डियम कहते हैं। क्या कहेंगे, एपिकार्डियम कहते हैं। बीच का मायोकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम, और सबसे अंदर की ओर जो होता है वो स्तर एंडोकार्डियम कहलाता है। क्या कहलाता है, एंडोकार्डियम। सबसे बाहरी स्तर पेरिकार्डियम, फिर मध्य मायोकार्डियम, और फिर सबसे अंदर की ओर जो होता है उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। तो ये 3 पेशीय स्तर पाए जाते हैं। इन पेशीय स्तर के द्वारा हृदय की भित्ति का निर्माण होता है या हृदय की जो परत होती है उसका निर्माण होता है। अब हम इसके आंतरिक संरचना की बात करते हैं कि हमारा हृदय है वो किस प्रकार उसकी आंतरिक संरचना होती है। तो इसको हम इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। मानव हृदय की आंतरिक संरचना, इसकी जो आंतरिक संरचना होती है उसका अध्ययन बड़ा ही जटिल होता है। उसको क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट के द्वारा हम क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। इसकी आंतरिक संरचना बड़ी जटिल होती है। अब हम कहेंगे कि जो मानव हृदय होता है, मानव हृदय है वो चतुष्कोष्ठीय होता है या 4 कक्षीय होता है, जिसमें 2 आलिंद पाए जाते हैं और 2 नीले पाए जाते हैं। ध्यान रखना, 4 कक्षीय होता है जिसमें 2 आलिंद 2 नीले। आलिंद का मतलब जिसमें रुधिर है वो प्रवेश करता है, चाहे हम कहेंगे कि यह फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा हम कहेंगे इसमें बाएं आलिंद में प्रवेश करे या महाशिरा के द्वारा इस दाएं आलिंद में प्रवेश करते हैं। आलिंदों के अंदर हमेशा रुधिर प्रवेश करता है। तो ऊपर के जो 2 है ये आलिंद कहलाता है। क्या कहलाता है, आलिंद कहलाते हैं। जबकि इनके नीचे की ओर जो पाए जाते हैं वो 2 नीले होते हैं। तो 2 आलिंद और 2 नीले मिलकर क्या करते हैं, हम कहेंगे हमारे हृदय के 4 कक्षों का निर्माण करते हैं, जिसमें जो ये इधर का जो आलिंद है उस वाया आलिंद, ये दाया आलिंद, ये बाया नीले, और इसको हम क्या कहेंगे, दाया नीले कहते हैं। अब ये जो दोनों आलिंद होते हैं, ये दोनों आलिंद एक आपस में पट के द्वारा अलग रहते हैं, या इन दोनों आलिंदों के बीच में एक खांच पाई जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि दोनों का रुधिर है वो आपस में मिल न सके, तो उसको कहा जाता है अंतर आलिंद खांच, या हम क्या कहेंगे, अंतर आलिंद पट कहते हैं। इस अंतर आलिंद पट के ऊपर एक यहाँ पर एक गड्ढा पाया जाता है। ऐसे इस प्रकार जैसे अपन कहेंगे अंगूठा दबाते किसी अर्ध ठोस पदार्थ के अंदर कैसे निशान बनता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे
एक गड्ढा पाया जाता है जिसको कहा जाता है फोसा ओवेलिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोसा ओवेलिस कहते हैं। भ्रूणीय अवस्था के अंदर यहाँ पर एक छिद्र होता है, ध्यान रखना। भ्रूणीय अवस्था के अंदर, या हम कहेंगे जब तक शिशु है वो माँ के गर्भ में होता है तब तक यहाँ छिद्र, भ्रूणीय अवस्था में छिद्र होता है, फिर वो धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट होता है, क्योंकि भ्रूणीय अवस्था में इस आलिंद से रुधिर इस आलिंद में आता है, क्योंकि फेफड़े क्रियाशील नहीं होते। ये ध्यान रखना। फुफ्फुस कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई भ्रूणीय अवस्था के अंदर फेफड़े क्रियाशील होते हैं या नहीं, तो उस दौरान क्रियाशील नहीं होते। इसलिए तो आपने देखा होगा जैसे ही नवजात शिशु का जन्म होता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसको उल्टा लटकाता है और फिर बच्चा रोने लगता है, फिर उसको हटाता है वहां से। नहीं रोता तो फिर हल्की सी उसके चोट मारी जाती है, ताकि वो जैसे ही रोने लगे तो फेफड़े है वो हम कहेंगे क्रियाशील होना स्टार्ट हो जाए और श्वसन की प्रक्रिया है वो फेफड़ों के द्वारा पूर्ति करता रहे। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यहाँ पर जो एक गड्ढा पाया जाता है जिसको क्या कहेंगे, फोसा ओवेलिस कहा जाता है। पहले भ्रूणीय अवस्था में यहाँ पर रंध्र पाया जाता है जिसको फोरामेन ओवेलिस कहा जाता है। तो हम कहेंगे दोनों आलिंद हैं, वो दोनों आलिंद आपस में अंतर नीले पट के द्वारा, अंतर आलिंद पट के द्वारा अलग होते हैं, और दोनों जो नीले होते हैं उनके बीच में भी हम कहेंगे एक पट पाया जाता है जिसको अंतर नीले पट कहा जाता है। ये दोनों नीले, इनके बीच में जो पट होता है उसको अंतर नीले पट कहा जाता है। और यहाँ पर जो आलिंद नीले होते हैं इनके बीच में भी हम कहेंगे रुधिर के आदान प्रदान करने के लिए छिद्र पाए जाते हैं जिसको आलिंद नीले छिद्र कहा जाता है। ये दायां आलिंद। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे फुफ्फुस से शिराएं पाई जाती है। शिराएं क्या होती हैं? हम कहेंगे वे सभी रुधिर वाहिनियां जो रुधिर को शरीर के समस्त भागों से हृदय में डालने का कार्य करती हैं, तो उन्हें हम शिराएं कहते हैं, वेन्स कहते हैं। कोई भी वाहिनी हो वो शरीर के समस्त भागों से रुधिर को हृदय की ओर लाती हैं, तो उसको हम शिराएं कहते हैं। ये फुफ्फुस से शुद्ध रुधिर को लेके आती हैं, इसलिए ये फुफ्फुस से शिराएं कहलाती हैं, पल्मोनरी वेन्स कहलाती हैं। शिराओं के अंदर हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है, या हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त रुधिर बहता है, जबकि जो फुफ्फुस से शिराएं होती है यह ऑक्सीजनित रुधिर होता है। केवल फुफ्फुस शिरा के अंदर ही शुद्ध रुधिर बहता है। वैसे के वैसे वे सभी रुधिर नलिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के समस्त भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं, तो उन्हें हम धमनियां कहते हैं, और धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है, यह फुफ्फुस जो धमनी होती है फेफड़ों की ओर जाती है, ये धमनियां है जिसके अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है, क्योंकि यह हृदय से ले जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जनित रुधिर होता है। तो एक तो ये यहाँ से इस नीले से रुधिर को दोनों फेफड़ों के अंदर जाता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड जनित रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर होता है। इसलिए एकमात्र धमनी अपन कह सकते हैं जो फुफ्फुस धमनी होती है, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही रुधिर आता है, तो रुधिर आने के बाद में यहाँ पर एक वलनीय कपाट पाए जाता है। एक वलन का मतलब द्विवलनीय कपाट होते हैं, लेकिन एक दिशीय होते हैं। वलन दो द्विवलनीय है, लेकिन एक दिशीय कपाट होते हैं। एक दिशा का मतलब होता है कि ये इस दिशा के अंदर तो खुल जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते हैं। जैसे हमारे घर के रूम के अंदर जो दरवाजा लग रखा होता है, बाहर से आते हैं अंदर की ओर दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अंदर से वापस बाहर की ओर धकेलते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है, दरवाजा नहीं खुलता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो बाइकस्पिड पाई जाती है, ध्यान रखना, बाएं आलिंद बाएं नीले के बीच में द्विवलनीय कपाट पाए जाते हैं। मिट्रियल कपाट भी इनको कहा जाता है, बाइकस्पिड कपाट कहा जाता है। जबकि दाएं आलिंद दाएं नीले के बीच में त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं, या ट्राइकस्पिड कपाट पाए जाते हैं। तो जैसे ही रुधिर है वो इस आलिंद से नीले में प्रवेश करता है तो उस समय ये कपाट खुले रहते हैं, और जैसे ही रुधिर है वो इसमें आ जाता है और वापस यह यहाँ से रुधिर को का
शरीर में महाधमनी के द्वारा, एरोटा के द्वारा पूरे शरीर में भेजता, तो उस समय ये कपाट है वो बंद हो जाते हैं। अब उसको हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि भाई किस प्रकार आलिंदों में संकुचन होता है, इनका शीतलन होता है, इनका संकुचन कैसे होता है वगैरह, वो हम 8 साइकिल के अंदर आगे वाले टॉपिकों में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ पर द्विवलनीय कपाट पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो आलिंद दाया आलिंद और दाया निलय होता है, इसके बीच में यहाँ पर त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड कपाट पाए जाते हैं। ये भी एक दिशीय कपाट होता है, ये भी क्या होते हैं, एक दिशीय कपाट पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे यहाँ से रुधिर है वो वापस, यहाँ से रुधिर को किसके द्वारा भेजा जाता है, हम कहेंगे ये जो फुफ्फुस धमनी होती है, उस फुफ्फुस धमनी के द्वारा रुधिर को शरीर के अंदर भेजा जाता है। अब ये यहां पर हम कहेंगे कि जैसे ही पश्चिम महाशिरा और अग्र महाशिरा तीनों आकर यहां इस दाएं आलिंद में खुलती है, दाएं आलिंद के अंदर पूरे शरीर से रुधिर आता, दो पश्चिम महाशिराओं के द्वारा, उच्च वेना कोवा, निम्न वेना कोवा, तो पश्चिम महाशिराओं के द्वारा जो रुधिर है वो यहाँ प्रवेश करता है, और यहाँ पर जो तीनों शिराएं खुलती है वहां पर एक कपाट पाया जाता है जिसको कहते हैं यूस्टेकियन कपाट कहा जाता है, जिसके द्वारा रुधिर है वो हम कहेंगे आलिंद में प्रवेश करता है, और वो उसको क्या करता है, यूस्टेकियन कपाट तीनों महाशिराओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब ये जो अपन कहेंगे ये छिद्र जो यहाँ खुलता है, इसके नीचे की ओर एक घुंडी पाई जाती है, एक गांठ पाई जाती है, जिसको SAN घुंडी कहा जाता है, साइनो ऑरिक्यूलर नोड कहा जाता है। यानी हम कहेंगे कि यह SAN साइनो ऑरिक्यूलर नोड, या हम कहेंगे शिरा आलिंद घुंडी कहा जाता है। ये शिरा आलिंद घुंडी है वो किसके द्वारा जुड़ी है, मस्तिष्क की जो वेगस तंत्रिका होती है उसके साथ में जुड़ी हुई होती है, और हृदय स्पंदन का नियंत्रण है वो इसके द्वारा ही किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसलिए इसको पेस मेकर कहा जाता है। क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं, या इसको गति निर्धारक कहा जाता है। किसको, SAN को, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, जो वेगस तंत्रिका और कार्डिक तंत्रिका दोनों जुड़ी हुई होती है इससे, और यह हम कहेंगे यहाँ पर पाई जाती है। इसके नीचे यहाँ पर एक और, इस आलिंद के आधार भाग पर एक और गांठ पाई जाती है, एक और घुंडी पाई जाती है, जिसको AVN कहा जाता है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर नोड, AVN आलिंद, सॉरी AVM अपन कहेंगे, ये यहाँ पर पाई जाती है, जिसको ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर नोड कहा जाता है, आलिंद नीले गांठ कहा जाता है। और ये गांठ है वो यहां से आगे एक तंत्रिका से जुड़ती है, जिसको हिंज समूह कहा जाता है, हिंज समूह, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, हिंज समूह या हिंज समूह के बंडल कहा जाता है। यानी हम कहेंगे कि यहाँ इस एवियन से, इस गुंडी से कुछ तंत्रिकाएं जुड़ी हुई होती हैं, जो अंतर नीले पट के अंदर होती हुई इस दोनों नीलियों की भित्तियों के अंदर फैल जाती हैं, जिसको आगे हम कहेंगे ये पुरकिंजे तंतु कहलाते हैं। और ये हम कहेंगे कंपन जो होते हैं, विभव है, वो उनको नीलियों की भित्ति में भेजने का कार्य करती हैं, जिसे हम कहेंगे इनमें संकुंचन व शीतलन की भूमिका होती है। तो यहाँ पर इस SAN साइनो ऑरिक्यूलर नोड के द्वारा कंपन उत्पन्न किए जाते हैं, और ये हम कहेंगे इन यहाँ पर इनके बीच में भी तंतु पाए जाते हैं, जो जिनको हम कहेंगे दो जो नोड पाए जाते हैं, इनके बीच में यहाँ पर तंतु होते हैं। इसके द्वारा जैसे ही विभव उत्पन्न होते हैं तो वे एवियन को द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, फिर इसको हम कहेंगे हिंज के समूह के द्वारा आगे भेजे जाते हैं, जिसको हम आगे 8 साइकिल में इसमें अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि मानव के हृदय की ये आंतरिक संरचना होती है, कि इस प्रकार ये सारे, एक चीज है, ये जो सेमी लूनर कपाट, ये एक रह गए
यहाँ बाएं नीले से रुधिर है वो एरोटा में जाता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे महाधमनी के अंदर यहाँ पर भी एक दिशीय कपाट बह जाते हैं जिसको अर्धचंद्राकार कपाट कहा जाता है, सेमी लूनर कपाट कहा जाता है। वैसे के वैसे इस दाएं नीले से रुधिर है वो फेफड़ों फुफ्फुस धमनी के अंदर जाता है, तो यहाँ पर भी एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं जिसको अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी लूनर कपाट या सेमी लूनर वाल्व कहा जाता है। जो क्या करते हैं, ये तो इस महाधमनी के अंदर रुधिर गया उसको वापस नीली आने से रोकते हैं, ये फुफ्फुस धमनी के अंदर रुधिर गया उसको वापस आने से रोकते हैं। वैसे के वैसे आलिंदों के अंदर यहाँ द्विगुलनीय कपाट है तो आलिंद से रुधिर नीले में आ जाता है लेकिन वापस नहीं जा पाता क्योंकि ये एक दिशीय कपाट होता है, वापस बंद हो जाता है और रुधिर है वो हम कहेंगे महाधमनी में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये मानव के हृदय की आंतरिक संरचना होती है। अब ये कार्य कैसे करता है उसको हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।